अध्याय 2। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नॉर्मन विंसेंट पीले। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे से मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया हो तो हम क्या उससे चिपके रहेंगे? नहीं, कतई नहीं। क्या इससे बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है। पर क्या ये आसान होगा? नहीं, ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। क्या यह करने के लायक है? हाँ, बिल्कुल है, यकीनन करने के लायक है ये। हमारा नजरिया बदलना मुमकिन है, बशर्ते कि हम मुमकिन रखें और हम सोचे कि हाँ, ये मुमकिन है और हम कर पाएंगे इसको। हमारी विल पावर, हमारा सकारात्मक नजरिया कैसे बना और कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों को से वाकिफ होना पड़ेगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित, डिसिप्लिन्ड तथा निष्ठ और डेडिकेटेड रहना होगा। हमें जैसा भी माहौल हो, शिक्षा हो, तजुर्बा मिले, बड़ा होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम ही जिम्मेदार हैं। हमें अपने व्यवहार, अपने कामों की जिम्मेदारी कबूलनी होगी। कुछ लोग किसी भी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सुबह उठकर हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, अपने जीवन साथी, बॉस, रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम हर सुबह अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर अपने माँ बाप, अपने शिक्षक, अपने जीवन साथी, अपने बॉस, अपने सितारे, ग्रह नक्षत्र, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी हुई धूल को झाड़कर हमारे मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर जो आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नजरिया बदलने के 8 कदम हैं। कौन कौन से हैं? अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, तो हमको सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीजों को खोजी बनना पड़ेगा। बुरी चीजों में भी अच्छी चीज देखिए। कोशिश ये कीजिए कि हर एक चीज में आपको अच्छाई मिल जाए, पॉजिटिविटी मिल जाए। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात में बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल लेते हैं कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं। इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में एक कहानी है छोटी सी, जो लेखक बताना चाहते हैं। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए थे। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति लोग काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते थे, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको 1 तोला
एक तोला सोना निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है और कई टन मिट्टी निकालनी पड़ती है, हटानी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है। लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है कि इसकी खुदाई करने के बाद हमको सोना मिलने वाला है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक महत्वपूर्ण और संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई ना दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद होना चाहिए कि हमको सोना तलाशना है। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हमें किसकी तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल लेते हैं, बोलते हैं स्वर्ग में भी कमियां हैं। अधिकांश लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। क्या बात है, क्या बात है! अधिकांश लोगों को वही मिलता है जिसकी उसे तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। सम पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर नेगेटिव। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत ही अच्छी तरह किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने के लिए ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। कैरियर क्रिटिक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर इंसान, हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स जरूर ढूंढ निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ही ढूंढते रहेंगे और बताते फिरते रहेंगे कि ये कितना बुरा आदमी है, ये कितनी बुरी चीजें हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरे के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले एनर्जी सकर कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पी जाएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचेंगे और यह सब करके उनके पास एक ही बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। तो भैया जी, वे आपका तनाव बढ़ा रहे हैं। अपना तनाव दूर करके तो ऐसे आदमियों से दूर रहो। हकीकत यह है कि वे ऐसा करके दूसरों के लिए तनाव बढ़ा देते हैं और प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। भीड़ में कुछ निराशावादी और शकी मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब यह बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी, वे लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। ये भी क्या नजरिया है! एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने का एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात पर बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार करने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा। उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उससे एक खास बात देखी। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। क्योंकि पानी पर चल सकता है वो, तो तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। वाह जी वाह! देखिए, उसमें भी एक कमी निकल आई। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ चर्चा करने के लिए चाहिए ही चाहिए हमेशा, नहीं तो वो परेशान रहेंगे बेचारे। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वो ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के लिए या बेहतर महसूस करने के बाद उसे फिर बदतर महसूस कराना होगा।
उसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीत जाता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते रहते हैं। यह सुन लेने पर किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। ले भैया, बिस्तर पर मरेंगे तो सोएंगे ही नहीं बिस्तर पे। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर चीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों के को भूलकर भी केवल अपनी दिक्कतें ही गिनाते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का ये मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बहुत साफ तरीके से बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भी आदमी भंग न कर सके। हर मिलने वाला आदमी सेहत, खुशी, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करे। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और उनकी मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उसी उजले पहलू को ही देखें। केवल अच्छी से अच्छी बात सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल में भी ना सोचें। बीते दिनों की गलतियों को हमेशा भूल जाएं और आने वाले दिनों की ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का स्माइल करके, मुस्कुरा करके स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू भी ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस, क्रिश्चियन डी लार्सन लिखित क्रीड फॉर ऑप्टिमिस्ट से लिए गए हैं। ये कुछ उनका रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे। तो आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, इस तरीके से बनना है कि कोई भी आदमी, आप इतने पॉजिटिव हो जाए, कोई कुछ बोलता ही रहे, आपको सुनना ही नहीं है उसकी बात। हमेशा पॉजिटिविटी सोचनी है। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। अभी काम दिमाग में आया, चुटकियों में काम करें उसको। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर कर हार कर। क्या बात, क्या बात। ये जेम्स अल्बरी ने लिखा है। ये नेगेटिव लोगों के बारे में है जो हमेशा कुछ शिकायतें करते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते जिंदगी में और अक्सर दुनिया छोड़कर चले जाते हैं ऐसे ही बिना कुछ किए। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। प्रोस्कास्टिनेट बोलते हैं उसको। प्रोकास्टिनेट आजकल नया वर्ड है, अभी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा। प्रोकास्टिनेशन क्या है? हम कभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, उसको प्रोकास्टिनेट बोलते हैं। प्रोकास्टिनेट। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से हो जाती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद हो जाता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद पानी को खाली कर देता है, टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना या कायम रखना चाहते हैं तो आज ही जिंदगी में जीने के लिए हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, When I become a big boy, यह वैसी ही बात है जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है मैं बड़ा होने पर फलाना काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है मैं खुशियां पाने के लिए फलाना काम करूंगा, कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद करूंगा। जब कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो वह कहता है उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने पर वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे।
जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि वे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। रिटायर होने के बाद वह कहता है कि आंखों के सामने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। तो दोस्तों, कुछ लोग अपनी जिंदगी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूं। और 6 महीने के बाद भी वो सोच ही रहे होते हैं, कुछ करते नहीं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। क्या बात है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस किसे कहते हैं? जो बारीकी से सोचने का लकवा लग जाता है जिसको। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। वो कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूं। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग यह भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है, एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या बात है, कितने भारी भारी शब्द हैं। उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। ये लोग लगातार बहाने बनाते रहते हैं। तो वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन फिलोसफी में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दाव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दाव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं, हम किस दौर में हैं? जवाब है, हम इसी दौर में हैं और यही हैं। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हम आगे बढ़ने की योजना ही जरूरत है और योजना बनानी पड़ेगी। और अगर हम आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम यह मानते हैं? अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत आज ही छोड़ दें और तुरंत काम करना, इस पर अमल करना शुरू करें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो मैं ये काम कर सकता था। जो काम आप कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर मत टालिए। यही इनका कहना है कि वर्तमान में जिए, नहीं तो बाद में जब पछताएंगे, जब अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, तो ये शब्द बोल के ही हमें अपने आप को तसल्ली देनी पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वाले लोगों के मन में टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होगा। लोग कहते हैं कि मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी भी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाइट्स हरी हो जाएं, ग्रीन सिग्नल देने लग जाएं, सारी लाइटें, जितनी भी रेड लाइट है। पर कभी ऐसा होता नहीं है। हो सकता है क्या? तो शुरुआत करने से पहले ही आदमी नाकामयाब हो जाता है। यह बहुत दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्यों? हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, क्यों हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं? क्यों हम टाल मटोल की आदत को नहीं छोड़ते हैं? तीसरा कदम, एहसान मानने का नजरिया अपनाएं। डेवलप अ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने की बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा हो गया या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीजों की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।
मैं जब कहता हूं अपनी दिक्कतों की बजाय सहूलियतों पर गौर करो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्म संतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने का नजरिया मतलब आत्म संतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्म संतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मन पसंद मतलब निकालने के लिए। लोग अपनी बात का मन चाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के समूह में संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उसे यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए हानिकारक या नुकसानदायक होती है। उसने दो कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा, दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला और आसानी से केचुआ पानी के ऊपर आ गया आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। उसने एक केचुआ शराब में डाला और सबकी आंखों के सामने उसके टुकड़े हो गए। अब वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का कुछ ऐसा असर होता है। नमूना पेश करने के बाद शराबियों के समूह से उसने पूछा कि इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि शराब पीने से पेट में कीड़े नहीं होंगे, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। क्या ये कहानी का सही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब निकालने के लिए ऐसे ही मनचाहा मतलब निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमको सुनाया जाता है, बल्कि हम वह सुनते हैं जो हमको सुनना है, जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियमतें छुपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियमतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करेंगे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में से मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूलों में, कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ भी लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी यह बात का गलत मतलब न निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायना भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती है, तो वह ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर हम अपने दफ्तर, अपने घर, समाज के लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें एक स्तर पर नैतिक शिक्षा देनी होगी, जो ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली। हर शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज्यादा अगर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। अक्सर शिक्षा बहुत है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जीवन में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा इच्छा या ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो। पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी ही न हो, उसके लिए क्या शिक्षा का मायना रहेगा? नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम उन युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। स्टीवन मूलर, अध्यक्ष, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से ही सामान चुराएगा, और एक पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उखाड़ कर ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हासिल करने की होड़ करनी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है।
कोई आदमी अच्छी ग्रेड, ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद भी अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड या डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने को सही तरीके को सीखें। लर्न टू लर्न। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। बिना मूल्यों के, बिना वैल्यूज के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत पैदा करती है। ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज नॉट पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज एक जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति लाने की क्षमता है, शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा इंसान जानते हुए भी पढ़ता नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह होती है कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। जो हम खाते हैं वो नहीं, कितना हजम किया, कितना डाइजेस्ट किया, मतलब जो चीज सीखी है उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखने और खाने में इसीलिए समानता है। अहम बात वही है कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह बात होती है कि हमने कितना पचाया है, कितना कंज्यूम किया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है और असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और अच्छी डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरों में ये सारी की सारी बातें शामिल हैं। अपनी सोच शक्ति को बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका इस्तेमाल कितना करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो अज्ञानी बनकर देखो। डेरेक बॉक। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो भी नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा। इसके बावजूद भी वह काफी समोसे बेच लेता था और उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा वाला चूल्हा खरीद कर लेके आ गया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता के हाथ बटाने के लिए चला गया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। आप बताओ मुझे इसके बारे में। बेटे ने कहा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा, उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, उसकी राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के ढंग से मत लो। दूसरे दिन उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसकी दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद घटने लगी। उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने इस बात के लिए मुझे पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्म संतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। हम कई बार बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती कर देते हैं। एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, मगर अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी गई 5 खूबियां हैं, तो वह स्कूली शिक्षा हासिल बिना किए ही कामयाब हो सकता है। सबसे पहला है चरित्र, कैरेक्टर कैसा है। दूसरा है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कैसा है उसको काम को लेके। दृढ़ विश्वास, उसको एक काम के ऊपर दृढ़ विश्वास है कि मैं इस काम को करूंगा, वो है कि नहीं है। तहजीब, तहजीब कैसी है। और साहस, करेज कैसा है किसी भी काम को करके गुजरने का।
कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मकसद किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और नए सीखे हुए हुनर को इस्तेमाल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होते हैं। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ हो जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना है और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये विंस्टन चर्चिल जी का स्टेटमेंट है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना है और चरित्र निर्माण होता है कि आदमी कैसा चरित्र है उसका, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। तो सबसे पहले इंसान को इंसान बनाओ। शिक्षित होने का मतलब क्या है? वट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? whom then do I call educated? पहले, वो जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात का सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे, वो जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार को और बातों को बुरा नहीं मानते, अपने सहयोगियों के साथ उतने ही भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है, और आगे वो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं हैं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते हैं, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं, और तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने की बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने भी ये सभी बातें सीखी हैं, वे सर्वगुण संपन्न और सच्चे अक्षरों में शिक्षित व्यक्ति वही है। ये शिक्षित होने का मतलब है। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे लोग वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई, असभ्यता के बदले सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद भी उसे शिक्षित माना जाए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? बोर्ड बेस्ड एजुकेशन क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली भी शामिल थी। पाठ्यक्रम करिकुलम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल की, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी, असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर हुआ कि जल्दी ही उसने उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगी। पेड़ पर चढ़ने वाली तैरने में तो सफल हो गई थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, पर वह तैरने में असफल हो गई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, पर वह पानी से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए बाकी को सभी विषयों में फेल कर दिया गया। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं करी और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भोगना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी, वह बार बार असफल होता रहा। एक दिन जमीन पर इस बुरी तरीके से गिरा कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया, और बच तो गया लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि अब उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी। इस विषय में भी उसे सी ग्रेड मिलने लगी। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को, जिसने हर काम को अधूरे ढंग से किया था, कक्षा में सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही है। सही मायनों में बहुमुखी शिक्षा छात्रों की जिंदगी को इस ढंग से तैयार करती है
कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष को संबंधित योग्यता या क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने भी सभी में कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हम लोग गिफ्टेड हैं कुछ स्पेशल और सम स्ट्रेंथ्स के साथ में। गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया हमिंग बर्ड होती है, जिसका वजन 1 तोला 1 औंस के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार 75 बार फड़फड़ा सकती है, और अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरने के समय तरह तरह के फूलों की मधु पी सकती है, और वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने, छलांग मारने में असफल होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 300 पौंड का होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि हम किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना है। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफी भरा है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी शिक्षा को मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अनुभव है। दुख, ये जो अनुभव है, ये दुख, गरीबी, बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना के युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं को इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यही है कि जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज दिखाई जाती है, सिखाई जाती है। हमें लिखना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरे की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने ही जाते हैं। व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छूने की, चखने की, देखने की, सूंघने की और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, व्यवहारिक समझ बोलते हैं। चीजों को उनके वास्तविक रूप से देखने और उनके संबंधित कार्रवाई को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा था। वह एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में बिल नाम का एक लकड़हारा जो नौकरी पर आया, उसने साल भर में तरक्की पा ली। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की किए जाने पर विरोध किया। इसके बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो तुम्हारा भी वेतन बढ़ा देंगे और तुमको खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद भी वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका और उसे परेशानी ये हुई, और उसने ये परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने जब बिल से बात करने पर सुझाव दिया तो उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है, तुम क्यों नहीं एक काम करते, तुम जाके बिल से ही पूछो। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। अगर तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर ली तो तुम भी पेड़ आसानी से काट सकते हो।
अब तुम ये बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी। मतलब पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार चेंज करनी पड़ेगी, अपने ज्ञान को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, हमेशा नए स्किल ढूंढने पड़ेंगे, नए स्किल पे काम करना पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हम अपने शरीर को रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छे खाने की खुराक देते हैं, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द है अच्छा खाना, अच्छे विचार। अच्छा खाना, अच्छे विचार। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और दिमाग को बुरे बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी पड़ेगी। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज अ रिजर्वेयर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर ताकत और स्टेमिना का एक अलग भंडार जमा कर लेते हैं, जिनका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के ये भंडारा ही नहीं रहेगा तो वे कैसे किस पर काम करेंगे। इस तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे हुए नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे लोग इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से का सामना करना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम ही पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते हैं, वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते हैं। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। और दूसरी तरफ हारने वाले लोग अपनी मजबूतियों का एहसास होता है पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। पांचवा कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे या अच्छा महसूस करते हैं तभी हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हम अपने घर, अपने दफ्तर, हमारे रिश्ते और बेहतर होते चले जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज वही है जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, वजह हमारी भावनाओं और व्यवहार से सीधा रिश्ता होता है। क्योंकि हम जिस चीज या जिस काम के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम एक अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम करें, ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला न तो पैसे से और न ही कुछ देकर चुका पाए। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आत्म सम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों से जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नजरिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे लिए अच्छा शब्द का कोई मायना नहीं है, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या खास बदलाव आया है। दरअसल मेरा मानना था कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ही ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में क्या सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि वह हर रोज बाइबल पढ़ता है। और मैंने उस व्यक्ति से पूछा बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा, तो उसने जवाब दिया कि वह अब खुद अपने आप को और अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस किया ही नहीं था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है
कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि पहले के जवाब और इस जवाब में एक शब्द का अंतर है। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा है कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, यह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के दरवाजों को खुला रखता। हमारी बातचीत सुन रहे दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें यह सब करने के लिए पैसा मिलता है या कुछ और मिलता है? मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्म संतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं, हमको उसका पुरस्कार भी मिलता है। कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज्यादा गुना होता है, लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उसे उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार सिर्फ पेड़ से ही टकराएगी? क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो? तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते तो मैं उस कार से टकराकर तुम या मैं या हमारे बच्चे या परिवार में किसी बच्चे की मौत का शिकार नहीं बनेंगे। तो फिर मेरा यह यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है, उस व्यक्ति को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस जुमले ने फायदे से ज्यादा नुकसान दिया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं, उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उस पर बल्कि उसके आने वाले और उसके आसपास पूरे माहौल पर पड़ता है। उसकी पूरे आगे तक उसकी वचनों तक चलता रहता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूं उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती पे हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वाले में ऊंचे दर्जों का आत्मविश्वास के सम्मान की भावना होती है। उनका नजरिया सकारात्मक है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्म सम्मान और स्वस्थ शख्सियत वही होता है जो केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस करे। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। इस पर आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उसकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होता। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। देखिए, तीन आदमी, तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। आजकल के नवयुवक बड़े बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं रहता, बल्कि बड़े बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर को दूर करने की हिम्मत नहीं होती है। यह नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर वह अंडा फूटा। चील का बच्चा अपने अंडे से निकलने के बाद सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता रहा जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकुड़ाता। कुछ फीट
वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। यह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम इस तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना कुछ सोचे विचार करे मुर्गी की बात को मान लिया, और वह मुर्गी की तरह जिंदगी जीता हुआ मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा, और उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ यह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है, जैसा कि ओलिवर बेडहॉल होम्स कहते हैं, कि जो कहता है कि हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए बिना ही कमर में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों से सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कभी ना कभी कामयाब हो ही जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे, तो हम चिंतक ही बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो हम देने वाले बनेंगे। अगर हम नकारात्मक सोच वालों के साथ रहेंगे, तो नकारात्मक ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है, तो लोग उसे तुच्छ कहते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं, तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है, जब तक कोई हम पर हमला ना करे, तो उसे रोकने की बजाय अपनी जगह से हट जाएं, क्योंकि इसलिए ऐसा करने से आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। आप उसका इस्तेमाल बेहतर कामों में क्यों ना लगाएं, क्यों ना करें। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए उनको अपने स्तर पर नीचे उतरना पड़ता है, और वो यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब होने मत दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल। मेरे शराब न पीने की वजह यही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। मेरे शराब न पीने की वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रहती है, वह मनमानी हरकतें करता है। सफर के दौरान मैंने ऐसे देखा है, कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं, तो हम दूसरे लोगों की तरह नहीं दिखते हैं, जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श, उनका मोटो यह है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे आपकी नगद संपत्ति क्या है, तो वो दो स्कॉच की बोतलें दिखा देंगे। आजकल के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात माने जाने लगी है। इसकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल, शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं, तो वे उनको जश्न मनाने, मजा लेने और दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने और दूसरों पर रौब डालने। शराब पीना बिंदास होने की निशानी है। खुद को फैशनेबल बताने वाले, साबित करने वाले, मेल जोल बढ़ाने वाले, व्यापारिक मकसद की वजह से बहुत सारे मकसद गिना देंगे कि इन चीजों के ये फायदे हैं। अगर इन चीजों के ये फायदे हैं, तो सभी लोग क्यों नहीं पीते हैं? अगर इतनी ही अच्छी चीज है, तो सभी लोग क्यों नहीं पीते हैं? तो लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफर के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए। ऐसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं पता ही नहीं लगता। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी सेहत खराब कर ली है। क्या बात है! शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग ओवर किड्स
पेज 15 में लिखते हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा है, वहाँ अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के तहत 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों के को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता है, बच्चों का यौन शोषण होता है, शादियां टूट जाती हैं, यौन हिंसा बढ़ती है, नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। नेशनल विक्टिम सेंटर, क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर 1992 की रिपोर्ट है ये। बलात्कार करने वालों में 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वह अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य के बारे में बयान दिए और अश्लील दृश्यों की नकल की थी। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि वे अश्लील साहित्य की बिक्री को ही अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम, आजकल के बच्चे नजरिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों का ज्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविजन कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने 5,000 हत्याओं के दृश्य, अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविजन कार्यक्रमों में और विज्ञापनों से जो संदेश मिलता है वह शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है, नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि टेलीविजन धारावाहिक, कार्यक्रम, फिल्में शादी से पहले और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुषों के साथ संबंध और शारीरिक संबंधों को दिखाने वाले बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है तो तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया की देखी सुनी चीजों को ही मानक समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, मानदंड बना लेते हैं, बेंचमार्क बना लेते हैं और वैसे ही इसी हद तक चले जाते हैं और इन चीजों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज, गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और उसमें अनुशासन की कमी मिलती है। रॉक संगीत, कुछ लोग लोकप्रिय गति अश्लील है, जो हमें संगीत सुनते हैं, जो जो संगीत सुनते हैं वो कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वे हमारे अवचेतन मन पर असर पड़ता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वो करें। आप अचानक पाएंगे कि यह नामुमकिन काम भी आप करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, फिर में हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उसने हमेशा कुछ सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह होता है कि यह तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक सोच के साथ करें, सकारात्मक काम के साथ करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़ें या सुने। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा शरीर, हमारा तनाव दूर हो चुका होता है, हमारे मन में कोई तनाव नहीं रहता है, हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी जिंदगी सोच का ताना बाना वही रूप में ले लेती है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हम सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी चाहिए, पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का रोज अभ्यास करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक कि यह एक आदत ना बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप
अब तक बताए गए 8 तरीकों पर अमल करें तो तुरंत ही विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला स्टेटमेंट्स है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, कोई प्रोग्राम रहता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता है। जीतने वाला कहता है मैं अपने लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है सॉरी जीतने वाला कहता है कि मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। ऐसी गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। कोई भी गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, मेरी गलती है। हारने वाला से कोई गलती होती नहीं है, वे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए यार। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत के रूप में काम करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तापस्थी को देखता है और हारने वाला तापमापी को देखता है, थर्मोमीटर को देखता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोल कर सोचता है। जीतने वाला विनम्र विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है और छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है, हारने वाला छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरे की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास रखता है, वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते हों। हारने वाला इस विश्वास में रहता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले तुम ही उनके साथ कुछ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने के बाद इंतजार करता है। जीतने वाले जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं, और तैयारी ही मूल मंत्र है, जरूरी कदम। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवली मिल्स। मैं इस चैप्टर को उन 8 कदमों को दोबारा से दोहरा के समाप्त करना चाहता हूं जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। सबसे पहली, अच्छी चीजों की तलाश करें। दूसरा था हर काम फौरन करने की आदत डालें। तीसरा है एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं और लगातार हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। नकारात्मक असर से और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करें। ये दूसरा चैप्टर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एक्शन प्लान क्या है? इस कार्य के दौरान हमको योजना करनी है कि हमको 3 से 5 का इंडेक्स कार्ड है। इसमें आप हर कदम का घर में, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप खुद में क्या बदलाव लाना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद हर बदलाव में खुद से और दूसरों से होने वाले फायदों की सूची बनाएं। अंत में एक टाइम टेबल जरूर बनाएं और उन बदलाव को लाने का संकल्प लीजिए कि हम आज से ये काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूसरे चैप्टर का एंड होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।